वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के 5th लेक्चर में आज मुख्य रूप से विद्युत द्विध्रुव की अवधारणा तथा एक लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के व्यंजक की स्थापना करेंगे। जैसा कि पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में विद्युत क्षेत्र, तीव्रता तथा विद्युत विभव की परिभाषाओं का मूल रूप से अध्ययन किया गया था। इसके उपरांत विद्युत क्षेत्र तीव्रता को विभव प्रवणता के पदों में परिभाषित किया गया था। आज एकल आवेश के स्थान पर द्विध्रुव की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे समझने के लिए पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे गए हों तो आवेशों का यह युग्म विद्युत द्विध्रुव परिभाषित किया जाता है। अर्थात if we consider a pair of two charges which are opposite in nature but equal in magnitude are placed at a very short distance, then such a pair of charges is defined as electric dipole. इसमें मुख्य बात यह है कि जो चार्जेस हैं या आवेश हैं उनका मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए, नेचर अपोजिट होनी चाहिए। अपोजिट नेचर से तात्पर्य एक आवेश धनात्मक है तो दूसरा आवेश ऋणात्मक होना चाहिए। इस द्विध्रुव में जो चित्र में दर्शाया गया है, एक माइनस आवेश को नीले रंग के गोले से प्लस आवेश को ऑरेंज कलर के गोले से दर्शाया गया है। दोनों गोलों के केंद्रों के मध्य की दूरी d है। तो विद्युत द्विध्रुव में एक राशि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन होती है, जिसकी परिभाषा दी जाती है आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल। आवेश Q एक अदिश राशि है और जो मध्य की दूरी है उसे सदिश लिया जाता है और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ ली जाती है। इसी कारण से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ ली जाती है। ये पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर। कूलाम का यदि अपने वीमा की बात करें तो वीमा होती है एम्पियर इंटू टाइम, अर्थात A1T1, और मीटर एक लेंथ है तो ये बन जाएगी A1T1L1। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वीमा होगी। ये परिभाषा के आधार पर यदि अपने दोनों गोलों को अलग अलग कल्पना करें तो ये थोड़ा सा फिजिक्स के नियमों के अगेंस्ट है। इसका कारण ये है कि यदि दो अपोजिट नेचर के चार्जेस इतने पास रखे गए हों तो कूलाम आकर्षण के कारण उनको परस्पर निकट आ जाना चाहिए। इसलिए अपने वास्तविक रूप में देखा जाए तो अणुओं में जो ध्रुवीय अणु होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें धनावेश या पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश अर्थात नेगेटिव चार्ज, ये जो सेंटर पॉइंट्स हों वो डिफरेंट हों, अलग अलग हों, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन सकते हैं या परिभाषित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए हैं HCl, HF, H2O, HCO और NH3। इसमें देखिए सभी के सभी जो अणु लिए गए हैं उनमें हाइड्रोजन क्लोराइड सबसे पहले, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जिससे क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो ये एक अणु स्वयं में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। चित्र में HF हाइड्रोजन फ्लोराइड
अणु को दर्शाया गया है। इसमें देखिए हाइड्रोजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन का पुअर रीजन है, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन कम संख्या में है, जबकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, अर्थात विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण सहसंयोजक बंध के जो सांझे के इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लोरीन के ज्यादा निकट आ जाएंगे, जिसके कारण हाइड्रोजन परांशिक धनावेश और फ्लोरीन परांशिक ऋणावेश आ जाएगा और ये एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। अब है आज का मुख्य आर्टिकल, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले इस दिए गए डायग्राम को समझते हैं। चित्र में ए बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज है, बी बिंदु पर माइनस क्यू चार्ज है और दोनों को वाई अक्ष के अनुदिश रखा हुआ लिया गया है। एक्स अक्ष चित्र में दर्शाया गया है, वाई अक्ष कहें या विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहें, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू है ऊपर की तरफ। तो इस दिशा से थीटा कोण पर या थीटा कोणीय स्थिति पर और आर दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु एस की कल्पना यहां पर की गई है। अर्थात अपने ये जानना चाहते हैं कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों का युग्म बिंदु एस पर कितना विभव उत्पन्न करता है। विभव याद रखिएगा एक अदिश राशि है, इस कारण से प्लस क्यू आवेश जो बिंदु एस पर विभव उत्पन्न करेगा, बिंदु आवेश के नियम से उसका मान के क्यू अपॉन आर वन होगा, जहां आर वन प्लस क्यू आवेश के केंद्र की बिंदु एस से दूरी है। आर वन को एस ए लिखा जा सकता है। यदि ए से एस ओ पर अभिलंब डाला जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा है, दूरी ए भी बहुत कम है, ऐसी स्थिति में एस ए और एस एम लगभग बराबर होंगे। इस कारण से एस ए के स्थान पर एस एम लिखा गया है। अब एस एम को एस ओ माइनस ओ एम, चित्र की ज्यामिति में ध्यान दीजिए, एस से लेकर ओ माइनस ओ से लेकर एम करेंगे तो एस एम के बराबर आ जाएगा। एस से ओ को आर लिखा है, ओ से लेकर एम की दूरी ट्रायंगल ओएमए में देखा जाए, cos थीटा लिया जाए तो cos होता है आधार बटे विकर्ण, आधार है ओएम और विकर्ण है ओ ए, जिसे डी बाई टू, यहां से ओएम निकालें तो डी बाई टू कॉस थीटा आ जाएगा। वो मान डी बाई टू कॉस थीटा लिखा, तो ये प्लस क्यू के कारण बिंदु एस पर विभव का मान आएगा। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण बिंदु एस पर विभव देखा जाए तो ऋण आवेश के कारण माइनस के क्यू अपॉन, और माइनस क्यू आवेश बिंदु बी पर और बी की एस से दूरी आर टू है, यहां पर आर टू लिखा गया है। आर टू जिसे एस बी भी कहा जा सकता है। अब यहाँ आर के पदों में लिखने के लिए बिंदु ओ से एस बी पर अभिलंब डाला है, जिसके कारण एस बी का मान एस एन प्लस एन बी लिखा। एस एन पुनः एस ओ के लगभग बराबर होगा, जिसके कारण ये आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा हो जाएगा। एन बी, इसको मान को समझें अपने, तो ये कोण थीटा यहां दर्शाया गया है। यदि अपने ये ज्ञात करना चाहें कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो मान है माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, ये माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु एस पर विद्युत विभव का मान है। इसके उपरांत विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु एस पर परिणामी विभव, दोनों विभव का योग कर दिया। योग करके यदि यह चेक किया जाए तो ये आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा और आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया और इसको सामान्य गणित से सॉल्व किया तो ये अपने पास एक सामान्य मान आ जाएगा। यदि आर का मान डी बाई टू से बहुत बड़ा हो,
cos थीटा का सीमांत मान 1 होता है, तो जब r d/2 से बड़ा होगा तो निश्चित रूप से r²d²/4 से बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे नेगेटिव के बाद वाला d²/4 cos² थीटा टर्म को नेग्लिजिबल माना जा सकता है और विभव का एक सूत्र kp cos θ/r² प्राप्त हो जाएगा। यहाँ जो P लिखा गया है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करता है, जिसका मान Q × d के बराबर है। अंश और हर में r से गुणा कर दें तो P और r cos थीटा, इसको P डॉट r से लिखा जा सकता है। ये विद्युत विभव का गणितीय मान बन जाता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। विभव का मान यहाँ थीटा पर निर्भर करता है। थीटा की निर्भरता के हिसाब से सीमांत मान देखे जाएं तो अक्षीय बिंदु, याद रखिएगा, थीटा परिभाषित किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या आपने ये कहें द्विध्रुव के अक्ष तथा प्रेक्षण बिंदु को द्विध्रुव से मिलाने वाली रेखा के मध्य बना कोण अर्थात आर के मध्य बना कोण। इस डाइपोल के लिए चेक किया जाए तो P और R दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण थीटा अक्षीय बिंदु के लिए 0 हो जाएगा और cos 0 1 होने के कारण V का मान kp/r² से प्राप्त होगा। जबकि निरक्षीय बिंदु के लिए, निरक्षीय बिंदु कहते हैं यदि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर अभिलंब डाला जाए तो उस अभिलंब पर स्थित प्रत्येक बिंदु निरक्षीय बिंदु और उन बिंदुओं से गुजरने वाला तल निरक्षीय तल इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है। तो जहां थीटा 90 होगा cos 90 0 होने से विभव 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये दो सीमांत स्थितियां आती है। तो यहां देखा जाए तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव सदैव 0 होगा। ऐसे तल को अपने समविभव पृष्ठ भी कह सकते हैं जहां विभव का मान समान बना रहता हो। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय तल में विभव का मान सदैव 0 होता है। तो आज के इस टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट क्वेश्चंस, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है उदाहरण की सहायता से समझाइए। और सेकंड, एक अल्प विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने हेतु व्यंजक की स्थापना कीजिए और इसकी सहायता से द्विध्रुव के अक्षीय तथा निरक्षीय बिंदुओं पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने आज विद्युत द्विध्रुव की संकल्पना का अध्ययन किया है। तो जब भी याद रखिए विद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे तो आपको दो बिंदु आवेशों की कल्पना करके उसके आधार पर उसकी सराउंडिंग की बात करनी होगी। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। टिल देन, हैव ए नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।